नमस्कार, खबर 12 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अब तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी लखनऊ आएंगे। इसी क्रम में 12 फरवरी को राष्ट्रपति का लखनऊ में आगमन होगा। लोक भवन में 5:30 से 6:30 बजे तक राष्ट्रपति मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि उनका कार्यक्रम ये प्रस्तावित है 8 से 10 बजे तक राजभवन में डिनर कार्यक्रम में शामिल होंगी। और इसी के साथ साथ 2 घंटे लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। 10 फरवरी की सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। वृंदावन कॉलोनी स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे पीएम मोदी। ये तमाम सूची हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूज़ 1 इंडिया, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से तैयारियां तेज हो गई है, वृंदावन कॉलोनी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम तैयारियां इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर तेज कर दी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस वक्त उत्तर प्रदेश के लिए नए आयाम के तौर पर आया है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है और इसी क्रम में लगातार तैयारियां भी अब उत्तर प्रदेश में जिसमें कि तेजी ला दी गई है। और ये तमाम सूची भी हम आप तक लेकर के आए हैं। लोक भवन में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 2 घंटे लखनऊ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। और ऐसे में इन्वेस्टर समिट नए नए आयाम स्थापित कर रहा है उत्तर प्रदेश में। इन्वेस्टर जो कि पहले उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए कतराते थे, अब वही उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां अब तेज कर दी गई है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि जीआईएस की अगर हम बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़े आयाम के तौर पर आया है। और खास तौर पर निवेश के लिए अगर हम बात करें तो निवेश के मद्देनजर पहले ऐसा देखा जाता था कि जो भी निवेशक थे वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने से कतराते थे, लेकिन अब इसके बाद एक बड़ा तबका निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में नए आयाम के साथ आ रहा है। वृंदावन कॉलोनी स्थित कार्यक्रम में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि तैयारियां तेज हो गई हैं। और अब इसी तैयारियों के मद्देनजर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास होगा। नया इतिहास लिख रहा है। 25 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आपको जरा तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से इस पूरी इन्वेस्टर समिट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है अदब की राजधानी लखनऊ के अंदर जो पूरा जो टेंट सिटी में इस पूरे जीआईएस का आयोजन किया जा रहा है। और इस जीआईएस में जो है दुनिया के 40 देशों के 400 से ज्यादा विदेशी मेहमान उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा वो तमाम मुअज्जिज हस्तियां, वो तमाम डिग्निटरीज लखनऊ में आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये अब तक का सबसे बड़ा इतिहास होगा। 25 लाख करोड़, यानी कि सरकार की उम्मीदों से कई गुना ज्यादा। सबसे बड़ी बात यह है, शुरुआत में कहा गया था 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा, फिर ये कहा गया 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, और उसके बाद अब तक 22-23 लाख करोड़ के एमओयू पर सहमति हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये आंकड़ा 25 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता है। सरकार का अपना लक्ष्य है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में रोजगार के साथ जोड़ना, ये अपने आप में लक्ष्य है सरकार का। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा यहां पर जो है रोजगार की दरकार है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए जिस तरीके से पूरे दुनिया का ध्यान उत्तर प्रदेश में खींचा है। उत्तर प्रदेश, आप याद कीजिए, एक वक्त था जब कहते थे कि जब आपको उत्तर प्रदेश में अगर एक उद्योग लगाना है तो आपको 1 दर्जन इंस्पेक्टर उसकी जांच करते थे। यानी कि एक छोटा सा उद्योग लगाने के लिए कई साल तक आपको कागजी फाइलें दौड़ानी पड़ती थी। लेकिन आज
सिंगल सिस्टम है। आप आज अप्लाई कीजिए, आपको 24 घंटे के अंदर उसका आपको अप्रूवल मिलेगा। निवेश मित्र वो तमाम ऐसे पोर्टल हैं जिनको आप जो है 2 मिनट में आपको एनओसी मिलेगी बगैर किसी हर्डल के। जमीन से लेकर वो तमाम रियायतें तक सरकार मैसर कर रही है। जितना संभव हो सका है उतना मुख्य सचिव के स्तर पर जो है औद्योगिक पॉलिसी, जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें बहुत हद तक अमेंडमेंट किए गए हैं। तो कोशिश हर तरीके से की गई है कि जो कारोबारी हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए एक रेड कारपेट बिछाया जाए। तो वो रेड कारपेट बिछ चुका है उत्तर प्रदेश में। ये वो हॉल है, मैं आपको जरा सा बाहर से तस्वीर दिखा रहा हूं। इसका नाम वाल्मीकि दिया गया है। ये वो हॉल है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को इस पूरे जीआईएस का उद्घाटन करेंगे, यानी जीआईएस का आगाज करेंगे। और जिस वक्त प्रधानमंत्री इस इनॉग्रेशन हॉल से जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे, उस वक्त देश और दुनिया के वो तमाम उद्यमी यहां पर मौजूद होंगे, उनके अपने उद्बोधन होंगे और उस उद्बोधन के जरिए वो एक जो यलगार है उत्तर प्रदेश में, जो निवेश की एक यलगार है, वो आपको यहां सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश में चतुर्दिक विकास, एक वक्त था जब आप एनसीआर को, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा आप जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद या फिर आसपास के इलाकों को ही आप मानते थे कि वहां इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन आज प्रयाग में भी इन्वेस्टमेंट होगा, वाराणसी में भी होगा, बुंदेलखंड में भी होगा, और अगर देखा जाए तो सोनभद्र और मिर्जापुर में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो चतुर्दिक जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्लान तैयार किया सरकार ने, वो लाजवाब है। और उसके पीछे की पटकथा भी है। आपने 6 सालों के दौरान जो कुछ किया है वो अपने आप में इतिहास है। आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हैं तो आपके पास सबसे तेज आपके पास एक्सप्रेस वे हैं, 6 आपके पास एक्सप्रेस वे हैं जो है। इसके साथ आपके पास जो है एयरपोर्ट्स की एक बड़ी तादाद है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ पर बाकायदा जो है मौजूद हैं। तमाम आप 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय जो है प्रस्तावित है, जो बन रहे हैं, निर्माणाधीन है, वो 2-3-4 सालों में वो भी बनकर तैयार हो जाएंगे। आपके पास रेलवे का द्रुत गति से चलने वाला रेलवे का मार्ग है जो है। तो आपने सब तरफ से, अभी आपने जो है कहीं ना कहीं काशी से जो है आपने इससे जलपोत चला करके जो है वो भी आपने आगाज कर दिया। यानी कि चाहे जल की बात करें, चाहे आकाश की बात करें, पृथ्वी की बात करें, रेलवे की बात करें, आपके पास सारे नेटवर्क मौजूद है। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स है, मैन पावर है, सब कुछ। ब्रजेश जी, क्योंकि लगातार कई बात पटलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये बोलते हुए नजर आए हैं कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ये एक फायदा होगा कि इन्वेस्टर्स तो आएंगे ही, और इसमें एमएसएमई सेक्टर को भी ब्रांडिंग मिलेगी। यानी कि जो छोटे कद के और जो मध्यम कद के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपने जो उनका बिजनेस है उसको सेटअप करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ओडीओपी के जरिए उत्तर प्रदेश के 76 जिलों के 75 अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भी विदेश दौरे किए, जो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आया, तो उसको जो गिफ्ट में दिया गया था वो यूएन से लेकर के जो है अमेरिका तक, वो आपके जो उत्तर प्रदेश के ओडीओपी से बने प्रोडक्ट थे जिनको गिफ्ट के तौर पर दिया गया था जो है। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान है। और सबसे बड़ी बात ये, जब यह निवेशक आएगा तो निवेश क्या करेगा? निवेश करेगा यहाँ के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है उनको बड़ा बनाने का, उस कारोबार को बड़ा बनाने का काम किया जाएगा। इस बार के बजट के जरिए सरकार ने वो विजन दे दिया है, उस साफ तौर पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, उस तेजी के साथ जो विकास की तरफ बढ़ते हुए कदम है, उसको और उमंगे मिलेंगी। आप यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ का मोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर डाटा सेंटर, यहाँ पर टॉय इंडस्ट्री, वो तमाम चीजें हैं जिसकी पोटेंशियल है। और टूरिज्म का एक बड़ा हब बन सकता है उत्तर प्रदेश। आपने काशी को सज के तैयार कर दिया, उधर अयोध्या आपके पास तैयार हो रहा है, मथुरा और चित्रकूट आपके पास है ही हैं। इसके साथ ही वो तमाम धार्मिक सर्किट है जिनको जोड़ करके जो है आप यहाँ पर एक अच्छा रिलीजियस और टूरिज्म सर्किट डेवलप कर रहे हैं। तो ओवरऑल अब देखिए, एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान आता है और उत्तर प्रदेश में आता है तो उत्तर प्रदेश में वो निवेश भी करेगा, उत्तर प्रदेश में वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। तो एक मैकेनिज्म बनाया गया है।
और बिल्कुल सबसे बड़ी ब्रजेश जी, बात यह आपने है कि ओडीओपी लोग की बात करी निर्भय है, तो होकर ऐसे में हर एक डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर हर एक डिस्ट्रिक्ट एक अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, एक विशेष तौर पर चीज के लिए जाना जाता है। वाराणसी की और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो अलग अलग जिलों में अलग अलग पहचान होती है। और खास तौर पर अगर हम बात करें जीआईएस की, तो जीआईएस के जरिए क्या ओडीओपी को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान मिल पाएगा? क्या संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाने का यह बड़ा मौका है? जाहिर सी बात है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तैयारियां भी साथ साथ दिखाता चलता हूं। आप देखिए जिस तरीके से ये पूरा जो है तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जो देसी मेहमान हैं वो तो आएंगे, लेकिन 40 देशों के 400 से ज्यादा जो विदेशी मेहमान हैं वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आप सोचिए, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री यहां पर आ रहे हैं, यूएई के आपके विदेश व्यापार मंत्री यहां पर आ रहे हैं, यूएई के दूसरे मंत्री यहां पर आ रहे हैं, अलग अलग देशों के यहां पर रिप्रेजेंटेशन होंगे जो है। तो अब आप सोचिए कि जब दुनिया के तमाम मुल्कों के जो प्रतिनिधि हैं वो उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में जो माहौल, जिस तरीके से निवेश के लिए माहौल बनाने की बात हो रही है कि निवेश का माहौल किस तरह से तैयार किया जाए, तो माहौल कैसे तैयार होगा? जब आपके यहां कोई आएगा, आपकी उपलब्धियों को जानेगा, आपकी खासियत को पहचानेगा, उसी के बाद जो है वो आपके साथ जो है इन्वेस्ट करेगा या फिर आपके साथ आगे बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश ने वो माहौल दे दिया है। अब अगर कोई अमेरिका से आने वाला व्यक्ति भी अगर पहले केवल दिल्ली आता था और दिल्ली की बहुत सारी मीटिंगें वो दिल्ली में करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि पूरा दिन उसको उत्तर प्रदेश के किसी कोने में पहुंचने में लग जाएगा, लेकिन अब क्या है, अब महज चंद घंटों के अंदर, वो हवाई मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो, किसी भी तरीके से वो चंद घंटों के अंदर उत्तर प्रदेश आ सकता है। तो ये बदलाव हुआ है। अब जब आपने ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर किया है, तो ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करके आपने यहां पर जो है वो एक तरह से वो सकारात्मक आपने माहौल बनाया है। तो ठीक है ब्रजेश जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। आपको यह भी बता दें कि 16 फरवरी को 60 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा दांव बीजेपी ने खेल लिया है। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिपुरा जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे से कई मायने निकाले जा रहे हैं। खास बात यह कि जनसभाएं भी करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ी ही देर में बागबासा उत्तरी त्रिपुरा में जनसभा भी करेंगे और 2:30 बजे के करीब कल्याणपुर, प्रमोद नगर, खोवाई में जनसभा करेंगे। त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और ऐसे में आज से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार प्रसार करने के लिए और खास तौर पर बीजेपी का कनेक्ट जनता के साथ और अधिक सुदृढ़ करने के लिए त्रिपुरा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वोट की अपील करते हुए भी जनता से दिखाई देंगे। थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव जी बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से त्रिपुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, प्रखर हिंदुत्व के चेहरे के लिए माने जाते हैं, और ऐसे में क्या कुछ माना जाए, क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देश में सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में गिने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा डिमांड किसी की है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें, पूर्वोत्तर में बीजेपी लगातार अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पूर्वोत्तर में पिछली बार बीजेपी ने 36 सीटें वहां से जीत करके सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार कड़ी चुनौती मिल रही, न सिर्फ वाम पार्टियों से कड़ी चुनौती मिल रही बल्कि टीएमसी की भी एंट्री हुई है त्रिपुरा के अंदर। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहां पर एंट्री की है तो अपने आप पे एक ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी उस पूरी जो है, जो भगवा की राजनीति है, जो राष्ट्रवाद की राजनीति है,
उसको कहीं ना कहीं हवा देना चाहती है और उसके बिना पर जो दोबारा सत्ता में वापस आना चाहती है। और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो जनसभाएं बेहद ही कारगर साबित हो सकती हैं। हम लोगों ने इससे पिछले चुनाव में भी देखा था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर बेहतर तरीके से जो है मोबिलाइज किया था वोट बैंक को, और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। वो तमाम राज्यों, फिर मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री गए थे। इस बार फिर त्रिपुरा की सियासत इस बार बेहद दिलचस्प, और ऐसे वक्त में जब हिंदुत्व को राष्ट्रीय धर्म बता करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई बहस छेड़ दी, उस बीच में त्रिपुरा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो आप उसके मायने समझिए कि किस तरीके से बीजेपी उम्मीद लगा करके बैठी है कि योगी आदित्यनाथ के त्रिपुरा दौरे के बाद वहां की जो सियासी तस्वीर है वो बीजेपी के पक्ष में तैयार होगी और एक माहौल तैयार होगा। और जो लेफ्ट और टीएमसी से जो चुनौती मिल रही है वो चुनौती कहीं ना कहीं दरकिनार होगी और बीजेपी एक बार फिर पूर्वोत्तर में भगवा फैलाने में, भगवा को फहराने में कामयाब होगी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी की ये जो जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री की आज 3, वो बेहद अहम है और बीजेपी को खासी उम्मीदें हैं इन जनसभाओं के साथ। ब्रजेश जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ऐसे में आप जानकारी अपडेट लेते रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का बड़ा फैसला सामने आया है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर लखनऊ पीठ पर फैसला दिया गया है। रामचरितमानस प्रतियां जलाने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक नहीं। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के याचिका पर सुनवाई हुई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामचरितमानस लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बड़ी कड़ी के तौर पर उभरा है। रामचरितमानस के इर्द गिर्द ही यूपी की सियासत इस वक्त देखी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का यह बड़ा फैसला जहां सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से लाइव। नीलेश, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया है। खासतौर पर जलाने पर, खासतौर पर ये जो प्रतियां जलाई गई है इसमें आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक नहीं दी गई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई थी उसके बाद एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली गई थी। महेंद्र प्रताप सिंह अधिवक्ता ने याचिका डाली थी जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय रामचरितमानस को लेकर सियासी मैदान में लगातार खींचतान चल रही है। एक और जहां एक वो तबका है जो लगातार ये कह रहा है कि रामचरितमानस हमको जीने का उद्देश्य देती है, जीने का रास्ता दिखाती है, जीने का तरीका सिखाती है, और दूसरी ओर एक तबका है जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विरोध जता रहा है। हालांकि तमाम जो है साधु संतों ने भी उस चौपाई को लेकर अपनी व्याख्या करी है, अपना उस चौपाई का वास्तविक मतलब बताया। उसके बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में रामचरितमानस को लेकर जो है विरोध चल रहा है। दूसरी ओर हाईकोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए तत्काल रूप से पूरी याचिका को रद्द कर दिया और साफ तौर पे कहा है कि रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले लोगों को गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तो लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों में रामचरितमानस को लेकर जो है उठापटक देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि विरोध किया जा रहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान आया था रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का, जो वो विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि इन चौपाइयों को हटा देना चाहिए और खासतौर पर रामचरितमानस पर यह विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद अब यूपी की सियासत में इसी के इर्द गिर्द यूपी की सियासत दिखाई दे रही है। क्या माना जाए, आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि लखनऊ पुलिस जल्द ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। क्योंकि रामचरितमानस हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ वो धर्म ग्रंथ है जिसको लगातार उत्तर प्रदेश और देश की जनता उसका पालन करती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रामचरितमानस का पाठ करते हुए अंग्रेज और दूसरे समुदाय के लोग देखे जाते हैं और बड़े पैमाने पर अंग्रेज जो है अयोध्या घूमने आते हैं, रामचरितमानस के बारे में जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस में आखिर किस तरीके से भगवान श्री राम ने अपने पिता के आदेशों का पालन करने के लिए 14 सालों का वनवास किया, कैसे अपने पूरे परिवार को एक लय में जोड़े रखा, साथ ही साथ अपने भाइयों के लिए क्या कुछ किया, अपने परिवार के लिए क्या कुछ किया, उसके अलावा समाज हित के लिए तमाम जो है उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं रामचरितमानस में। उसके बावजूद अगर इस तरीके से प्रतियां जलाई जाती हैं तो तमाम हिंदू वर्ग के लोग हैं जो इसमें नाराज हैं कि रामचरितमानस को सियासी अड्डा नहीं बनाना चाहिए। रामचरितमानस हमारे
धर्म ग्रंथ हैं जो हमको जीने का तरीका सिखाते हैं, हमारे आदर्श भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित वो पूरी पुस्तक है, ग्रंथ है, उसको लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय राजनीति चल रही है, चाहे वो हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें, समाजवादी पार्टी के तमाम वो नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में ही तमाम ऐसे नेता हैं जो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि रामचरितमानस को राजनीतिक गलियारे में नहीं लाना चाहिए। रामचरितमानस हमारा पवित्र ग्रंथ है, वो हमारे आस्था का प्रतीक है, भगवान श्री राम हमारे आस्था से जुड़े हुए महापुरुष हैं। तो ऐसे में अगर उनको सियासी मैदान में घसीटा जाता है तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल उठते हैं कि क्या आखिर अब भगवान के ऊपर भी इस तरीके से उंगली उठाना किसी पार्टी के लिए, वो भी इसलिए कि ताकि वो सत्ता में वापसी कर सके, वो वापस उनकी गद्दी मिल सके। तो तमाम तरीके की सियासत उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रही है। दूसरी नीलेश, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो आज तक इस पर अड़ा हुआ है कि उन चौपाइयों का विरोध होना चाहिए, ये चौपाई हटनी चाहिए। खास तौर पर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की या फिर अखिलेश यादव की, कोई बड़ी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, वो भी अभी भी समर्थन कर रहे हैं। खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम साधु संतों ने जिस तरीके से इस चौपाई का व्याख्या किया है, स्पष्टीकरण दिखाया है कि कैसे हम साहित्य की अगर बात कर ले, धर्म ग्रंथ की बात कर ले, तो एक एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। उन अर्थों को अगर हम देखें तो उन अर्थों को अगर हम यहाँ पर इस चौपाई से जोड़ें तो इस चौपाई का मतलब कहीं पर कोई गलत नहीं है। अगर हम कहते हैं कि नारी के ऊपर नज़र रखेंगे तो ठीक रहेगी, और अगर कोई गंवार है उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं तो वो बेहतर काम कर पाएगा। तो इस तरीके के तमाम एक ही शब्द के कई अर्थ निकाले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक तबका ऐसा है जो लगातार इस पर अडिग है कि उन चौपाइयों को हटाया जाए। दूसरी ओर तमाम वो लोग भी हैं जो लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि रामचरितमानस की जिस तरीके से प्रतियां जलाई गई हैं, अगर उसी तरीके से किसी दूसरे धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई गई होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे की स्थिति पैदा हो जाती। ये राममानस को मानने वाले लोग हैं जो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि अगर ऐसा उत्तर प्रदेश और देश के अंदर होता है जहां पर भगवान श्री राम का अपमान होता है, रामचरितमानस का अपमान होता है, तो वो अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण ढंग से लड़ेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम भी वही शिक्षा देते हुए नजर आए हैं आज तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नीलेश। अगली खबर मथुरा से, जहां तेज रफ्तार गाड़ी में फंसा रहा शव, आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक फंसा रहा था ये शव। टोल क्रॉस करते सुरक्षा गार्ड की नजर पड़ी और आपको बता दें कि गाड़ी के नीचे से निकलवाया गया व्यक्ति का शव, जिसके बाद दुर्घटना के बाद शव के फंसने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की नहीं हो सकी है शिनाख्त, और ये बड़ी खबर इस वक्त क्योंकि लगातार ऐसे मामले अब संज्ञान में आ रहे हैं। कंझावला हत्याकांड हमने देखा, उसके बाद एक के बाद एक कड़ी इसी तरह की सामने आई है। और अब एक और मामला मेरठ से, जहां ये गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति का शव फंसा हुआ था। माफ कीजिएगा, मथुरा से ये मामला, जहां कई किलोमीटर तक ये शव फंसा रहा। टोल क्रॉस करते वक्त सुरक्षा गार्ड की इस पर नजर पड़ी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मथुरा से महेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। महेश, क्योंकि ये बड़ा मामला सामने आया है, कई किलोमीटर तक शव गाड़ी में फंसा रहा, कंझावला के बाद ये एक और मामला सामने आया है। देखिए, हम आपको बता दें ये मार्ट टोल का क्षेत्र का मामला है और ये सब में काफी किलोमीटर की सब गाड़ी में घसीटता चला गया और जब एक टोल कर्मी की पड़ी तो उसने इसकी जानकारी दी और वहां पर जो पुलिस भी मौके पर बुलाई गई, पुलिस मौके पे पहुंची है, उसने हर तरीके से इसकी जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि सब किसका है। अभी तक उसके, क्योंकि सब जो उसने घसीट रहा था उसके पास ऐसा कई बार सबों के पास में कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी चीज ऐसे मिलते हैं जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती है, लेकिन अभी तक उस सबकी नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जी महेश, क्या कुछ पुलिसिया कार्रवाई में अभी तक सामने अपडेट आ पाई है? देखिए, हम आपको बता दें, जैसे ही टोल कर्मी ने जब इसको देखा, आज सबको घसीटते हुए देखा, तो उसने जानकारी तुरंत पुलिस को दी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस लगातार इस चीज की छानबीन कर रही है। पुलिस ने मौके पर सबको भी देखा, इसके अलावा जहां से इसका घसीटता चला उस पूरे क्षेत्र को देखा है। रास्ते में कहीं पर ऐसा कोई अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि शिनाख्त होता, लेकिन पुलिस को लगातार प्रयास कर रही है कि इसका शिनाख्त हो और जल्द से जल्द इसके पता चले कहां से रहने वाला व्यक्ति है, क्या किसका शव है और क्या इसके पीछे राज है, किसी हत्या की गई, क्या अभी शिनाख्त पुलिस कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश। अगली खबर हापुड़ से, जहां कार सवार रईसजादों की गुंडागर्दी देखी गई है। रईसजादों की कार से टकराई बाइक और बाइक सवार बुजुर्ग को सड़क पर पीटा गया। रईसजादों ने बुजुर्ग को कई थप्पड़ मारे। बुजुर्ग की पिटाई का यह वीडियो भी अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पिलखुआ की
चिजारसी टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन विजुअल्स के जरिए सब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हापुड़ से ये मामला जहां रईसजादों की गुंडागर्दी देखी गई है, बुजुर्ग व्यक्ति को किस तरह से पीटा जा रहा है, कई थप्पड़ भी मारे गए। पिलखुआ का ये पूरा मामला जहां पर कार सवार रईसजादों की गुंडागर्दी देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हापुड़ से मोहम्मद ताहिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्योंकि ये बड़ी खबर हापुड़ से रईसजादों की गुंडागर्दी विजुअल्स में भी हम दिखा रहे हैं और ऐसे में ये पूरा मामला बताया जा रहा है पिलखुआ की चिजारसी टोल प्लाजा का, और ऐसे में क्या कुछ हुआ इस दौरान और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई इस पर की है? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा ये कार सवार रईसजादे थे जो बाइक पर एक बुजुर्ग जो है अपनी नौकरी करते हैं वहां से आ रहे थे। बाइक टकराने के बाद इन लोगों ने बुजुर्ग के साथ अभद्रता की, यहाँ तक के इन रईसजादों ने उनके साथ मारपीट तक की और मारपीट करने के बाद ये लोग सब यहाँ से फरार हो गए। हालांकि जब वीडियो जो है न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से इस वीडियो को चलाया तो उसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कर रही है। जी ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल खबर 12 में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।